देखिए आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। पहला है ऊर्जा के विभिन्न रूप है तथा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले इस लाइन को समझते हैं। तो ऊर्जा के जो है बहुत सारे रूप है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पे बल्ब जल रही है, बल्ब जल रही है ना, तो बल्ब जल रही है तो ये विद्युत ऊर्जा है। क्या है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा, बल्ब जलने के पश्चात हम लोगों को रोशनी मिलती है, रोशनी मिलती है ना, तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, बल्ब क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है। तो कहीं ना कहीं विद्युत ऊर्जा क्या है? प्रकाश ऊर्जा में जो है वो बदल गई है। तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। तो यही करा कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ऊर्जा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक ना, तो खाना खाते हैं तो हम लोगों को इतना कैपेसिटी मिल पाता है कि कोई काम कर पाए, पढ़ाई कर पाए, खेल पाए, कूद पाए, उसके लिए भी एनर्जी की जरूरी होती है। आप देखिएगा कि जब आप भोजन नहीं करके देखिएगा या आप कमजोर होइएगा, आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होगी तो आप उस काम को नहीं कर पाइएगा। तो खाना खाते हैं तो उसके एवज में हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है जिसकी वजह से हम लोग अपना काम कर पाते हैं। तो ऊर्जा को हमेशा एक रूप से दूसरा रूप में बदला जा सकता है। मान लीजिए हम ताकत लगा के, मेरे अंदर कैपेसिटी है, एक बॉल को हम जोर से फेंके, ठीक है, और बॉल को फेंकेंगे तो मेरे अंदर ऊर्जा थी और मैंने उसको बॉल पे लगाया और बॉल जाके दूर गिरेगा या जहां फेंकेंगे वहां पे गिरेगा, तो मेरी ऊर्जा कहां समाहित हो गई? बॉल में। तो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह आराम से बदला जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा हम लोगों को क्या क्या चीज से मिलता है? एक लंबी अवधि तथा सुविधाजनक रूप से ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्रदान करता है। ऊर्जा, देखिए ऊर्जा क्या है? ऊर्जा बनने में एक समय लगता है और ये सुविधाजनक रूप से ऊर्जा पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है हम लोगों को, इस बात पर चर्चा करते हैं। ऊर्जा हम लोगों को क्यों क्यों चाहिए, इन बातों को देखते हैं। तो ऊर्जा की बहुत सारी जरूरतें हैं जिनके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो उसका भी 4-5 चीजें जो है वो लिखी हुई है कहीं ना कहीं। जैसे देखिए ऊर्जा हम लोगों को चाहिए खाना बनाने के लिए। हम लोगों को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। खाना बनाएंगे, मान लीजिए जैसे गैस पे बनाते हैं, चूल्हे पे बनाते हैं, तो वो जो आग जलती है, वो जो फ्लेम होता है, वो ऊर्जा का काम करता है। तभी तो आपका चावल, सब्जी, रोटी जो भी आपको बनाना है वो बन पाता है। तो आपको ऊर्जा किस लिए चाहिए? खाना बनाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। अभी मैंने एग्जांपल बनाया कि जैसे यहाँ पे लाइट जल रही है, तो लाइट जलने के लिए भी एनर्जी का जरूरी पड़ा है ना, करंट है। विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदली है, तो उसके लिए भी ऊर्जा का जरूरी है। यातायात करने के लिए, आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मोटरसाइकिल वगैरह से जाते हैं, कार से जाते हैं, उसमें भी एनर्जी लगता है। अब आप बोलिएगा सर उसमें क्या एनर्जी लगता है, धकेल के थोड़ी जाते हैं उसको। लेकिन आप देखिए उसमें डीजल या पेट्रोल का आप यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं जलता है, तभी तो उसको, इंजन को एनर्जी मिलती है और वो आपको आगे की तरफ ले जाता है। तो उसमें भी ऊर्जा की जरूरत होती है। और मशीनों को चलाने के लिए, अभी के टाइम में देखिए मशीन का युग है, बहुत सारी चीज मशीन है। आपका फोन हो गया, बहुत सारी वॉशिंग मशीन, फिर तो सबको चलने के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा की, विद्युत की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं ये चीजें या अन्य जो चीजें हैं उनसे चलते हैं। तो इन सब मशीनों को चलाने के लिए भी ऊर्जा की आपको जरूरत पड़ती है। उद्योग एवं कृषि के लिए, देखिए उद्योग के लिए और कृषि के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत है। कैसे? अब समझाते हैं। जैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री है मान लीजिए, तो फैक्ट्री को चलाने के लिए, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में कहीं पे कोयले का, कहीं पे डीजल का, कहीं पे पेट्रोल का यूज होता है। उसी से ना फैक्ट्रियां रन करती हैं। कोई बड़े बड़े मशीन, जिन फैक्ट्री में कपड़े बनने के हो या कोई ऐसे चीजें की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो, उस सब चीजों में आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है और एनर्जी के लिए डीजल, पेट्रोल या कोयला का यूज किया जाता है। कृषि कार्य, खेती करने के लिए भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं एनर्जी की ही हम लोगों को जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि ट्रैक्टर चलाना है, तो ट्रैक्टर चलाने के लिए भी उसमें डीजल या पेट्रोल की जरूरत होगी आपको, ठीक है ना। तो उसमें भी कृषि की जरूरत है। बहुत लोग छिड़काव करते हैं, है ना। अब आप कहेंगे सर उसमें क्या एनर्जी? उसमें भी हम अपना जो है एनर्जी उसमें देते हैं, तभी तो कोई काम होता है। हल जोतना है तो उसमें भी अपना एनर्जी। ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या क्या है? अब तो ऊर्जा के हम लोगों ने प्रकार पढ़ लिया कि क्या क्या है, ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है, उनके बारे में देखेंगे। देखिए ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है? प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। मतलब आपको ऐसी एनर्जी चाहिए, ऐसी ऊर्जा चाहिए जो प्रति एकांक, प्रति समय में जो है द्रव्यमान के हिसाब से जो है अधिक कार्य करने में सफल रहे। दूसरा नंबर उसमें क्या होना चाहिए कि सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा आपको ऊर्जा चाहिए जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाए और सस्ता हो।
तीसरा चाहिए भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। एक चीज क्या चाहिए कि ऊर्जा जो है उसका हम लोग आसानी से भंडारण कर ले, अपने पास जो है उसको रख ले और आसानी से जो है हम लोग उसका परिवहन भी कर पाए। जैसे अभी के समय में आप देखते रहिएगा कि एलपीजी गैस पे खाना बनता है, तो उसको हम लोग आसानी से स्टोर करके रख पाते हैं ना, और आसानी से रख पाते हैं और उसका परिवहन भी देखते हैं। एलपीजी गैस जो है आपके पास सिलेंडर जो है पहुंच जाता है और आप चाहिएगा तो 2 4 5 सिलेंडर भी रख पाइएगा। ये एक अच्छा स्रोत है। तो ऊर्जा का भंडारण मतलब एक साथ बहुत सारा रख सके और परिवहन की जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसान है। चौथा है प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, और उसका यूज जब आप करें तो आसान हो, ज्यादा हेवी नहीं हो। खाना बनाने में ही यूज करें या कोई चीज में ऐसा एनर्जी यूज करें कि ज्यादा उसमें दिक्कत ना हो यूज करने में, और आसान रहे और सुरक्षित भी रहे, सेफ भी रहे, उससे दिक्कत ना हो बनाने में। फिर है पर्यावरण को प्रदूषित न करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको ऊर्जा का ऐसा स्रोत चुनना है जो अपने पर्यावरण को बचाए, जो हमारे आसपास के माहौल है, वातावरणीय स्रोत हैं, उनको प्रदूषित ना करे और उसके साथ हमें ऊर्जा दे, वो सबसे उत्तम ऊर्जा है। अब एक टॉपिक है यहाँ पे ईंधन, ठीक है ना। जरा ईंधन को हम लोग जानेंगे। ईंधन किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो जलने पर उष्मा एवं प्रकाश देता है, ईंधन कहलाता है। ईंधन किसको कहते हैं? वो पदार्थ, किसी भी चीज को जब आप जलाइएगा, क्या कीजिएगा? जलाइएगा, चाहे लकड़ी हो, मोमबत्ती हो, ठीक है ना, एलपीजी गैस हो, गैस सिलेंडर जो घर में यूज होता है, किसी भी चीज को जब आप जलाइएगा तो उससे प्रकाश निकले, ठीक है, ठीक है, और उष्मा निकले। उष्मा मतलब आग निकले, ठीक है, प्रकाश और उष्मा निकले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ईंधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि अच्छा ईंधन क्या होता है। ईंधन तो वही होता है जो जलने पर उष्मा और प्रकाश आपको दे दे। अच्छा ईंधन के क्या गुण है? उच्च कैलोरीफिल माप होता है ईंधन में, उच्च कैलोरीफिल माप। एक नंबर तो उच्च कैलोरीफिल हो, दूसरा नंबर है अधिक धुआं और हानिकारक गैस उत्पन्न करे। अच्छा ईंधन क्या करता है? ज्यादा जिससे धुआं नहीं निकले और हानिकारक जो गैसेस होती है उनको उत्पन्न नहीं करे, वही अच्छा ईंधन है। तीसरा है मध्यम ज्वलन ताप हो, ज्वलन ताप जो है मध्यम हो, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं हो। चौथा है सस्ती व आसानी से उपलब्ध हो, और ईंधन अच्छा वही होता है जो सस्ता हो और आसानी से हम लोगों को मिल जाए। पांचवा है आसानी से जले और उसको जलाने में बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़े। पुराने समय में देखते हैं कि एक बहुत सारी चीजें होती थी जिनको जलाने में बहुत, जैसे पुन्नी वगैरह मिलता था, उनको जलाने में, फूकने में मिट्टी तेल रख रख के लोग जलाता था, उसमें दिक्कत हो, बहुत दिक्कत की बात है, आसानी से जल पड़े। और छठा नंबर है भंडारण एवं परिवहन आसानी से हो सके, मतलब जो ईंधन अच्छा होगा उसको हम लोग आराम से सुरक्षित रख पाए और उसका भंडारण भी आसानी से हो सके, ठीक है ना, उसका भंडारण भी आसानी से हो जाए, ठीक है, भंडारण आसानी। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ऊर्जा क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत के बारे में कि ऊर्जा के क्या क्या स्रोत है। तो ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक होते हैं पारंपरिक स्रोत और एक होता है वैकल्पिक और गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, जो ऊर्जा हम लोग को जो स्रोत करने का मतलब हुआ कि कैसे प्राप्त होता है, तो ये दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है पारंपरिक स्रोत से और दूसरा प्राप्त होता है वैकल्पिक और गैर पारंपरिक स्रोत से। पहला हम लोग पारंपरिक स्रोत को देखेंगे। पारंपरिक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? आपके मन में कभी ये भी आ सकता है, तो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। जो ज्यादातर आपको मिट्टी के अंदर से ही प्राप्त होते हैं उनको जीवाश्म ईंधन बोला जाता है, कह सकते हैं ऐसा। तो जीवाश्म ईंधन और तापीय विद्युत संयंत्र, जो आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखते होंगे, जिससे लाइन आता है आपके यहाँ, बिजली जो आती है वो हो गया। जल विद्युत, जल से भी विद्युत का निर्माण किया जाता है, पता है ना कि जल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोला जाता है। जैव मात्रा, बायोगैस हो गया, और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से भी जो है ऊर्जा आपको मिलता है, एनर्जी के सोर्स है, इनसे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इससे हमारा काम चलता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल से आपको गाड़ी वगैरह चलता है तो ऊर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा नंबर तापीय विद्युत संयंत्र से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट जो पैदा किया जाता है, उससे हम लोग के घर में करंट आता है तो उससे बहुत सारी काम होती है। तीसरा हो गया जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जल का यूज करके विद्युत पैदा किया जाता है, जिससे उससे भी विद्युत और बिजली आता है। चौथा हो गया जैव मात्रा, बायोगैस, और एक पवन ऊर्जा है। पवन से, हवा से भी हम लोग जो है बिजली बनाते हैं और वो बिजली भी हम लोग को ऊर्जा के स्रोत में ही आता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वैकल्पिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। जैसे सौर ऊर्जा, सौर कुकर, पैनल, जैसे सोलर कुकर आप लोगों ने देखा होगा, पैनल देखा होगा, ये इसको गैर पारंपरिक स्रोत बोला जा सकता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि एक गैर पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण दीजिए, तो आप बोलिएगा कि सोलर कुकर हो गया, सोलर लाइट। जैसे सोलर लाइट आप सबने देखा होगा, सोलर लाइट में क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से रोशनी मिलती है और उस रोशनी से वो चार्ज होता है और हमें लाइट देता है या सोलर पे खाना पकता है।
तो ये गैर पारंपरिक स्रोत हो गए। समुद्र में ऊर्जा जो है ज्वारीय तरंग और महासागर ये ऊर्जा से मिलती है। समुद्र में जो ऊर्जा है ज्वारीय तरंग और महासागरीय से प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा है वो भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा एक है। ये जो स्रोत है ये ऊर्जा के स्रोत है वैकल्पिक या इनको गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है इसको देख लेते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। देखिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत किसको बोलेंगे, यही आपने पढ़ा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत किसको बोलेंगे। ऊर्जा के वे स्रोत जो जन साधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। वैसे देखिए ऊर्जा का एनर्जी का ऐसा सोर्स जो लोगों के द्वारा, जो आम लोगों के द्वारा बहुत साल से लोग उनको यूज कर रहा है, उसी को हम लोग पारंपरिक स्रोत बोलते हैं। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत किनको बोलते हैं, वे स्रोत जो लोग जो है उनका बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत बोलते हैं। एग्जाम्पल में कैसे हो गया, जैसे जीवाश्म ईंधन और बायोगैस। आप जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला, पेट्रोल को लोग बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, उन्हीं को हो गया। देखिए ऊर्जा क्या है, अब हम लोग उस समय से ऊर्जा पढ़ रहे हैं। ऊर्जा होता क्या है, देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक लाइन में इसका आंसर क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब मेरा क्षमता है, हम कोनो काम को कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, मेरे अंदर का जो क्षमता है उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, उस काम को हमारा एनर्जी कहते हैं। और ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। इसका इंग्लिश डेफिनेशन भी बहुत इजी है और इजीली हम लोगों को समझ में आएगा। इंग्लिश में एनर्जी को क्या बोलते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब हमारे अंदर काम करने की कितनी क्षमता है, कैसे काम को कर सकते हैं, कितना मुझ में एबिलिटी है, उसी को क्या बोला जाता है, एनर्जी बोला जाता है। अब एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म से ईंधन। जीवाश्म से ईंधन कैसे बनता है उसको देखेंगे। जैसे कोयला, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो इसमें क्या चीजें देखते हैं, लाखों वर्ष में उत्पादन, सीमित भंडारण और नवीकरणीय स्रोत। जीवाश्म ईंधन के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ेंगे। जीवाश्म ईंधन जो है लाखों वर्ष में बनता है बाबू। जैसे कोयला है, कोयला हो गया, आपको इसको बनने में बहुत सारा समय लगता है। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल कब बनता है, जब अंदर में जमीन के अंदर में चीजें बहुत सालों तक दबी हुई रहती है तो उनसे उत्पादन होता है। इन चीजों को जीवाश्म ईंधन बनने में बहुत लाखों वर्ष का समय लगता है। और हम लोग जो है आज के समय में जिस हिसाब से पेट्रोल और कोयला खपत कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इन सबको बनने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो ये जीवाश्म ईंधन हो गया। भारत की बात कर लेते हैं। भारत में पूरे विश्व का, पूरी जो दुनिया है, पूरे वर्ल्ड का 6% कोयला है। भारत में कितना कोयला है, 6% पूरे विश्व का कोयला है। भंडारण है, यहाँ पे रखा हुआ है, जो वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो 250 वर्षों तक चलेगा। ठीक है ना। और जीवाश्म ईंधन का यही पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीवाश्म ईंधन से जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण और हानि क्या होती है। अगर ये कोयला है, पेट्रोल है, इनको जलाने पर क्या क्या हानि है, क्या क्या नुकसान है, इनको पढ़ते हैं। देखिए एक नंबर है जीवाश्म ईंधन जलाने पर, जब भी हम लोग जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल को जलाएंगे तो उसमें से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। कौन कौन सी गैसें निकलती है, याद रखेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन को जलाने पर। यानी मेरे कहने का मतलब है कि कोयला और पेट्रोल को जब भी हम लोग जलाए, जैसे गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो जाता कहाँ है, उससे जो धुआं निकलता है उसमें कहीं ना कहीं कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जो है मिला हुआ रहता है। और एक बात, जैसे कोयला का यूज करते थे, इन सभी से भी ये जहरीली गैसें निकलती है। और ये जाकर गैस कोई भी होता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गैस गर्म होने पर हवा जो गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठता है और हवा में मिल जाता है, और हवा में मिलेगा तो वायु प्रदूषण होगा, जिससे अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि अम्ल वर्षा क्या है, जो कि जल एवं मृदा को, जब अम्ल वर्षा होती है, बारिश जो होता है उसी में अम्ल वर्षा होती है, तो जो मृदा होती है, हमारी जो जमीन होती है, उसको खराब करती है और प्रभावित करती है। उसके बाद उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, जो वही जो हम लोग ईंधन को, जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, कोयला, पेट्रोल को, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे धरती पर अधिक गर्मी हो जाती है। इसी से जो है हमारे धरती पर गर्मी हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस, काफी बच्चों को कोई दिक्कत होगी, ग्रीन हाउस और अम्ल वर्षा को हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे। और अब नेक्स्ट टॉपिक है जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। जो जीवाश्म ईंधन से जो प्रदूषण निकल रहा है उसको कैसे
अब हम लोगों ने पढ़ेंगे कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनको जलाने से क्या दिक्कत है। दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि कर, अगर हम लोग दहन जो जलता है उसकी क्षमता में वृद्धि कर देंगे तो प्रदूषण को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है जीवाश्म ईंधन के प्रदूषण को। दूसरा है विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैस वातावरण में पलायन को कम कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिनका यूज करके जब कोई दहन होगा, ये जलेगी तो उनसे जो गैसेस निकलेगी उनको वातावरण में पलायन करने से कम किया जा सकता है, ताकि वो हवा में मिले ना और अम्ल वर्षा या ग्रीन हाउस गैस जैसे इफेक्ट ना हो। अब बहुत इसमें दो वर्ड हम लोग को बहुत परेशान किया है। एक है अपना अम्ल वर्षा, जरा हम लोग अम्ल वर्षा को विस्तार से समझेंगे। देखिए, वर्षा का कोई अन्य रूप जो असामान्य, अम्ल वर्षा जो है एसिड रेन इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी एक प्रकार से बारिश ही है, जैसे नॉर्मल बारिश होता है। तो अम्ल वर्षा बारिश का ही एक रूप है जिसके बारिश के बूंदों में अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। कैसे होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें अम्ल क्या होता है, हाइड्रोजन और आयन का स्तर ऊंचा होता है। मतलब इस ये जो बारिश होगा उसके पानी को जब हम देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और आयन का स्तर हाई होगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मल होता है वर्षा का पानी, जो पानी नॉर्मल होता है H2O होता है, लेकिन हम लोग जब देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के आयन जो है अधिक हो जाएंगे तो अम्लीय हो जाएगा, वो हम लोग को नुकसान पहुंचाता है। जैसे, और ये हो गया अम्ल वर्षा कैसे होगी, इसको हम लोग फिगर से समझेंगे। जरा अम्ल वर्षा का फिगर यहाँ पे है। अम्ल वर्षा क्यों होती है इनको देखेंगे। देखिए, अम्ल वर्षा क्यों होती है, मैंने एक प्रश्न बनाया। देखिए, ईंधन, जब भी हमको ईंधन किसको बोलते हैं, कोई चीज जलाने वाला चीज है, जैसे लकड़ी, गैस, मोमबत्ती, कोई भी चीज जब जलता है तो उससे जो गैस निकलता है वो जाके सीधा, आपको पता है, गर्म गैस निकलेगा। जब भी आप चूल्हा या किसी गर्म चीज जलने वाली लकड़ी जल रहा है उसके पास जाइएगा तो आपको गर्मी लगेगा, गर्मी लगता है ना, तो उससे गैस निकलता है, वो हवा गर्म हवा होती है और वो जाके ऑक्सीजन और जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर अम्ल में बदल जाती है। वही बादल में बदल जाता है। बारिश जो इसका गर्म पानी, गर्म जो होगा हवा, वो किस चीज में मिल जाता है, वो हवा में मिल जाता है। और हवा, गर्म हवा ऊपर जाती है, ऊपर जाके बादल में मिल जाती है और बादल से धीरे बारिश के रूप में होती है, पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे यहाँ लकड़ी को जलाया जा रहा है, यहाँ चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा है, जला दिए, यहाँ फैक्ट्री से निकलने वाली जो धुएं, गर्म धुआं होगा, कार से निकलने वाली जो धुआं होगी, ये सारी धुआं जो है ऑक्सीजन में मिलकर, हवा में मिलकर बादल बनती है और यही बादल जो है बारिश होकर अम्ल वर्षा के रूप में बरसता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना पौध घर। पौध घर को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन हाउस। ये क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, एक ऐसा शीशे की दीवारों से बना कक्ष होता है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, एक ऐसी शीशे की दीवार होती है। कैसी, एक शीशे की दीवार से बना कक्ष होता है जिसमें कृत्रिम वातावरण बनाकर ठंडे देशों, ये ग्रीन हाउस गैस का उपयोग जो है ज्यादातर ठंडे देश और प्रदेश में किया जाता है। पौधे को उगाया जाता है, जैसे पौधा उगाने के लिए अपने यहाँ तो नहीं चाहिए, पेड़ रोप दिए हो गया, लेकिन जो ठंडे देश होते हैं वहां पर पौधा चाहिए, ताकि पौधे को हम लोग क्या करते हैं, एक डब्बा टाइप का, एक बहुत बड़ा घर टाइप का, शीशा टाइप का घर बना देते हैं, उसी में पौधा उगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सूर्य की किरण पारदर्शक शीशे से देखिए अंदर आती है तो, परंतु जब अंदर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो शीशा उसको वापस वातावरण में जाने से रोक देता है। जैसे शीशा का घर बन गया, उसमें पेड़ रोप दिए ठंडे प्रदेशों में, और सूर्य की प्रकाश आपको जरूरी है। आपने पोषण में पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश से ही पौधे अपना खाना बनाते हैं, इसलिए पौधे को सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो गर्मी होगी, और गर्मी जैसे ऊपर जाता है तो शीशा उसको रोक लेता है, ऊपर नहीं जाने देता है। इसी को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से अच्छा से समझेंगे। और ये ज्यादातर जो है आपको वो होती है ठंडे प्रदेशों में, ठंडे जगहों में। जैसे देखिए, यहाँ से एक मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा घर है जो शीशे का घर है, यहाँ पे पेड़ रोपे हुए हैं, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया और ये पेड़ों को जो है ठंडी का मौसम है तो इसको ठंड से गर्मी दिया और इन्होंने अपना भोजन भी पकाया। इससे जो उष्मा निकली वो उष्मा को इसने शीशे की दीवार जो है रोक लिया, तो ये उष्मा इसी में सिमट कर ही रह जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। वही हो रहा है पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी पर भी ज्यादा जो है ईंधन जलने से गर्म हवाएं जो है वो वहीं पे रुक जाती है और सूर्य का प्रकाश के साथ जो गर्म हवाएं है वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती है, इसलिए पृथ्वी का वातावरण भी जो है वो गर्म हो जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात हम लोग